अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम कम होंगी और थियोरेटिकल क्वेश्चन डीप बनेगा, वो भी एनसीईआरटी से। तो मैंने आप लोगों के लिए ना पूरी की पूरी तीनों बुक की एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके एक एक चीज देखो यहां पे अंडरलाइन कर लिया है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, यानी कि इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को ऐसे करा रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक लाइन आपको पढ़ के समझानी है, और उसमें तो मैं आगे पीछे ही हो जाता, आपको समझ आता नहीं वहां पे इतना सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहीं पे अपनी स्क्रीन पे दिखाकर सारा कुछ समझाऊं, साथ में इसके नोट्स भी दे दूंगा। आप अगर इनको अच्छे से लर्न कर लोगे ना, यकीन मानो तीन चीज करनी है आपको। अगर आपको अकाउंटेंसी में 250 में से 250 नंबर पूरे चाहिए सीयूईटी के अंदर, तो आपको तीन चीजें करनी है। तो सबसे पहली चीज है, मैंने आप लोगों को एग्जाम गैप में जो लाइव रिवीजन कराया था, आपको याद है, ये रिवीजन 3 घंटे 5 मिनट का था। इस रिवीजन को कर लेना बहुत अच्छे से, पूरा का पूरा तीनों बुक A to Z मैंने अच्छे से रिवीजन कराया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। पहला 3 घंटे का ये वीडियो कर लेना। और ये वीडियो कहां मिलेगा क्लास? लाइव के अंदर। जैसे मेरे चैनल पे जाओगे ना, यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स, ये लाइव लाइव के अंदर सबसे पहला वीडियो ही क्लास आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको लगभग 3.5 लाख व्यूज के अंदर आपको मिलेंगे। मैंने 3 घंटा 5 मिनट के अंदर पूरा सिलेबस कराया। दूसरी पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज है, जो 21 या 11 जो भी मॉक्स आपके पास है, अगर आपने 11 मॉक्स लिया है एसपीसीसी ऐप से, या आपने 21 मॉक्स लिया है, जो भी आपने मॉक्स लिए हैं, उन सारे मॉक्स को करना, क्योंकि आपकी रिवीजन के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की टाइम फ्रेम के अंदर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा सीयूईटी का पेपर आएगा एग्जैक्ट ऐसा ही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ऐसा फील करो कि भाई मैं तो सीयूईटी एसपीसीसी ऐप पे जो सीयूईटी के मॉक्स दे रहा था वही मॉक्स यहां पे मैं लगा रहा हूं। एज पर लेटेस्ट सिलेबस कोई भी चीज आउटडेटेड या कोई भी चीज अगले साल वाला नहीं है। ये तीन चीज अगर आपने कर लिया, आपके पास जितना भी टाइम है, 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ता भर का, 10 दिन का, जितना भी आपके पास टाइम है, अगर ये तीन चीज आपने बना लिया, यकीन मानो आपके अकाउंट्स में 250 में से 250 है। तो अभी मैं आपको पार्ट 1 पार्टनरशिप, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से अंडरलाइनिंग करा रहा हूं। मतलब ये लास्ट चीज है, इससे ऊपर इससे ज्यादा कुछ भी और नहीं है जो पेपर में आपसे पूछेगा। सो गेट रेडी, एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो और चीजों को एक एक करके बनाओ। तो सबसे पहली जो चीज मेरे पास आ रही है वो है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, ऑन मेनी इश्यूज अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देयर मे नॉट बी अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इन सच सिचुएशन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। कभी भी पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का अनबन होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई होगा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखो, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ भी बचा नहीं है। और अगर आप किसी भी बुक से कर लो, एग्जामिनेशन में सेम यही लाइन उठ के आ जाएगी, बोलेगा डैश एक्ट विल बी अप्लाई। तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ भी कवर मतलब छूटा नहीं है, सब कुछ यहां पे कवर है। जो पेपर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप इसको पूरा देखना, अच्छा लगेगा लाइक करना, कमेंट करना, और इसको अपने दोस्तों को भी, एक एक बच्चे को ये शेयर करना कि सुनील सर ने ये तीन चीज बोली है भाई, कर लो 250 में से 250। एक तो 21 मार्क्स, वो लाइव रिवीजन जहां पे मैंने पूरा रिवीजन कराया, और ये एनसीईआरटी का स्पेसिफिक रिवीजन। तो वो एनसीईआरटी का जो रिवीजन है और मैं जो लाइव रिवीजन कराया, वो दोनों थोड़ी बहुत आपको क्लास सेम मिलेंगी, मतलब ज्यादातर आपको सेम ही मिलेंगी, चीजें सेम ही है। लेकिन उसके अंदर मैंने वो भी बहुत सारी चीजें का जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, लाइक कैलकुलेशंस, फॉर्मूले, पैटर्न, वो सब भी उसके अंदर कवर करा रखा है। यहां सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, वहां पे थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कवर कर रखे हैं। तो ऑल इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज छोड़ोगे तो पेपर में सवाल छूटेगा। मॉक्स भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस के लिए टाइम फ्रेम के अंदर करने के लिए 1 घंटे में बहुत जरूरी है। मैं नेचर की बात करूं,
सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस हु ऑन कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 शो करता है, ध्यान रखना। पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली उनको सबको मिलाकर फर्म कहा जाता है, और जिस नाम से द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड, जिस नाम से बिजनेस को चलाते हैं उनको फर्म नेम कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना, पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग होता है फर्म से, बट बिजनेस के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म सेम है। दस एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कुछ एसेंशियल फीचर क्या क्या है? कम से कम 2 लोग होना चाहिए। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करके इसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर भी जो बिल्कुल नहीं भूलना है कि द मिनिमम नंबर होते हैं पार्टनरशिप में 2, और जो मैक्सिमम की लिमिट है, देखो मिनिमम तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट जो है वो सेक्शन 464 of the Companies Act 2013, the central government is empowered, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया है कि वो डिसाइड करे कि मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लास फिलहाल जो डिसाइड कर रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एम्पावर टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम पार्टनर्स फॉर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रखा है कि भाई मैक्सिमम पार्टनर आप डिसाइड करो, लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट मैक्सिमम पार्टनर फिलहाल कितना है? 50 है। एक 2 से 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ओरल अग्रीमेंट भी रिटर्न जितना वैलिड होता है, केस स्टडी या ट्रू फॉल्स किसी भी तरीके से आपको पूछेगा, ध्यान रखना ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो इक्वली वैलिड, बट प्रेफर किया जाता है रिटर्न अग्रीमेंट। और जब वो अग्रीमेंट रिटर्न हो जाता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज रिटन फॉर्म एंड ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड। तो अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए प्रेफर कहा जाता है कि भैया आप रिटर्न अग्रीमेंट ही रखो। बिजनेस की बात करें, एक बिजनेस होना चाहिए। रोहित और सचिन मान लो 2 लोग हैं, ज्वाइंटली उन्होंने एक प्लॉट खरीदा तो वो पार्टनर नहीं बन गए, है ना, वो जॉइंट ओनर्स हैं, उनको पार्टनर नहीं बोलेंगे। और इफ दे आर बिजनेस ऑफ परचेज, अगर उसका बिजनेस ही यही है कि वो ये खरीद के प्रॉफिट कमाते हैं बेच के, तो वो पार्टनर्स कहेंगे। मतलब एक बिजनेस होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में वो ये काम करते रहना चाहिए, उनका एक अचानक से काम नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एक दूसरे का एजेंट भी है। तो एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया तो सारे पार्टनर लायबल होंगे उसके लिए। ईच पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ध्यान रखना, देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। यानी कि अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो समझ लो पार्टनरशिप भी नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग। बट हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट भी एक फीचर है, प्रॉफिट को शेयर करना। पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब द पार्टनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, दिस शेयरिंग ऑफ लॉस इज इंप्लाइड। तो सर आपने तो डेफिनेशन में ये बताया है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बेटा लॉस भी शेयर करेंगे, लिखा नहीं है, बट हाँ प्रॉफिट के साथ वो लॉस भी शेयर करेंगे। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल एक्टिविटी, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था 12th में भी, 10 लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम उनको पार्टनरशिप 10 लोग मिलकर अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं तो हम उनको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, और क्योंकि वो पार्टनरशिप नहीं है तो हम उनको पार्टनरशिप डीड बनाने की सलाह भी नहीं देंगे। अगला है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्लास पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। दिस इंप्लाइज दैट हिज प्राइवेट असेट्स आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द फर्म डेट। तो प्राइवेट असेट्स को भी बेचा जा सकता है फर्म की डेट्स को पेमेंट करने के लिए। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? द एग्रीमेंट कैन बी ईदर ओरल और रिटन। पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन बन सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो क्या डीड कंपलसरी है? नो, डीड कंपलसरी नहीं है। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? आंसर इज नो। बट व्हेनेवर देयर इज राइटिंग द डॉक्यूमेंट कंटेन्स सम अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो रिटन अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर। क्या पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उनके पॉइंट्स को बदला जा सकता है? हाँ, सारे पार्टनर चाहें तो पार्टनरशिप डीड को बदल सकते हैं। और ये ध्यान रखना, डीड प्रॉपरली बना होना चाहिए स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। आपको एनसीईआरटी पढ़ने में सरदर्द हो जाएगा, और आपको काम की चीज इसके अंदर सिर्फ 20%, 80% चीजें काम की नहीं है। तो मैंने आपके लिए फिल्टर करके वो 20% आपको दे दिया है यहाँ पे। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और इसको करके चले गए ना तो पेपर दे के आओगे बोलोगे सर पूरा मॉक्स एनसीईआरटी से कवर्ड है
और सारे पेपर में भी वही क्वेश्चंस आए। तो पार्टनरशिप की कंटेंट क्या क्या है, सारी चीज़ें लिखी जाती है, आईओसी, सैलरी, कमीशन किसका, सब कुछ लिखा जाता है। तो इसके अंदर से तो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बट हाँ अगर आप रीड करके देख लो एक बार वीडियो पॉज करके, तो ये सारी चीज़ें जो है लिखी रहती हैं। पार्टनरशिप बहुत कुछ लिखा रहता है, पार्टनरशिप में सब कुछ ही लिखा रहता है ताकि कल को डिस्प्यूट ना हो। अच्छा, अब प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड नहीं डिस्प्यूट को सॉल्व कर पा रहा है तो एक्ट अप्लाई होगा। तो पहली चीज क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो पार्टनर उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेगा, जो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और ये चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट सारे पार्टनर्स का मिलके खर्चा है, इवन जिसको मिल रहा है उसका भी ये खर्चा है। लेकिन पार्टनर ने ये लोन जो है ना बिजनेस को दिया है, लेकिन अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया होता तो पार्टनर उस पर कोई इंटरेस्ट पे करने के लायबल नहीं है अगर डीड साइलेंट है तो। अगर आपको पार्टनर से लेना है तो डीड में लिखना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन क्लास किसी प्रकार की कोई सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी बिजनेस में, जब तक आप एट डीड में नहीं लिखो तब तक नहीं मिलेगी। ये दो चीजें बेटा देख लो, इंपॉर्टेंट है। यही खास बात है मेरी कि मैं एक एक चीज करा के छोड़ता हूं ताकि कुछ भी पेपर में आपका ना बाहर आए। अब ये दो चीजें हो कितनी जरूरी है। इफ अ पार्टनर डेराइव एनी प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने कोई मुनाफा कमाया फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यूज द प्रॉपर्टी, फर्म के पैसे और फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का बिजनेस कनेक्शन, फर्म के नाम से कोई भी पैसा कमाया तो भैया वो फायदा वो फर्म को वापस करेगा। मतलब ए ने अगर बिजनेस से 50,000 निकाल के 1 लाख बनाया तो जो 1 लाख बनाया वो 1 लाख का 1 लाख पूरा का पूरा वापस फर्म को देगा, वो सारे पार्टनर का है। मुनाफा उस अकेले ने कमाया लेकिन फायदा सभी लोग ले जाएंगे। अगला, इफ अ पार्टनर कैरी ऑन एनी बिजनेस इन सेम नेचर, भैया मैं भी कोचिंग का काम कर रहा हूं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है वो भी कोचिंग का काम कर रहा है, हम दोनों सेम कोचिंग काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुपके से एक और कोचिंग जाके खोल दिया है, तो उस कोचिंग से जो भी मुनाफा कमाएगा वो भी हम दोनों का हो जाएगा। ये केस स्टडी जो है आपको ध्यान रखनी है। इफ अ पार्टनर कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कॉम्पिटिटिंग विद द फर्म, कॉम्पिटिटिंग है फर्म के साथ, तो भैया वो सारा पैसा फर्म को देगा जो भी प्रॉफिट उसने उस बिजनेस से कमाया है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल अकाउंट की बात करें, देयर आर टू मेथड्स बाय विच कैपिटल अकाउंट्स कैन बी मेंटेन। आप सबको पता है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और क्वेश्चन साइलेंट होते तो फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं ना कि फिक्स। फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, नील भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है, व्हिच शैल रिमेन बी फिक्स ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इज एनी एडिशन और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना, अगर कोई एडिशन इन कैपिटल करते हो, विड्रॉ ऑफ कैपिटल करते हो तो ही बैलेंस चेंज होता है फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का, अदरवाइज बैलेंस चेंज नहीं होता, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस बनेगा। और क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस शीट में ये होता है क्रेडिट ये तो डेबिट, तो वो बैलेंस शीट में हमेशा एसेट साइड ही, सॉरी जो बैलेंस शीट उल्टी होती है ना, ये होता है क्रेडिट, ये होता है डेबिट, तो बैलेंस शीट में हमेशा उसका बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का वो लायबिलिटी साइड ही जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड में हमेशा लायबिलिटी साइड जाएगा, या फिर फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बोथ आर सेम। द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन अदर हैंड में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। दस अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, व्हाइल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल ऑलवेज अपीयर इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, द पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव शोन इन लायबिलिटी साइड इफ दे हैव क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट साइड इफ दे हैव डेबिट बैलेंस। सिंपल, एसेट साइड दिखेगा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड दिखेगा क्रेडिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं और कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होता है, जब एडिशन कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल होती है। करंट अकाउंट का बैलेंस किसी भी केस में चेंज हो सकता है, चाहे वो आईओसी हो, सैलरी हो, रिजर्व हो, आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, है ना, कुछ भी हो। नेक्स्ट, ये देखो फॉर्मेट है, ये तो आपको देखो सब कुछ पता ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखो टू बैलेंस सीडी ही आता है हमेशा, ये हो गया क्लास एडिशन कैपिटल, हो गया विड्रॉ ऑफ कैपिटल। तो ये बातें आपको पता है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं, चीज आप जानते हो। करंट अकाउंट में सीडी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। जो इधर बैलेंस होता है ना, मैं ये भी बता देता हूँ, चलो क्लास आपको, ये भी एक चीज गलती करते हैं, जो इधर बैलेंस है लिखा ये क्रेडिट साइड है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और ये जो बैलेंस होता है इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट ज्यादा होने की वजह से ये बताता है कितना क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है अभी भी। ये 5 है, ये 4 है, तो ये एक जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ही बैलेंस है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और इसका क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी, दोनों बैलेंस इसका जो है हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहां दिखेगा पता है, लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस होगा तो कहां दिखेगा, एसेट साइड।
नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इट शोज द प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड, कैसे प्रॉफिट बटेगा। P&L अकाउंट के अंदर जो खर्चे आते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स के खर्चे नहीं होते, फर्म के खर्चे होते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर जो खर्चा, जो कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के होते हैं। ये एंट्री याद करनी पड़ेगी आपको। जब हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी कि जब नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज पेपर में पूछी जा सकती है, मेरे मॉक्स में भी क्वेश्चन है इसका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं ना, अलाउ करते हैं तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, इंडिविजुअली ABC करके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की, सैलरी को अलाउ करने की, कोई भी चीज अलाउ करते हैं, कमीशन को अलाउ करने की एंट्री क्या होती है, उस कमीशन का नाम या उसका नाम लिखोगे, नीचे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अलाउ करने की एंट्री में पार्टनर का नाम आता है, लिखो अपनी कॉपी में, अलाउ करने की एंट्री में पार्टनर का नाम आता है। लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर करने में कभी भी पार्टनर का नाम नहीं आता। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की एंट्री एप्रोप्रिएशन के थ्रू होती है, अलाउ करने की एंट्री पार्टनर के नाम के थ्रू होती है। तो अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज करो तो यहाँ पे देखोगे ना क्लास आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है, तो कैंसिल हो गया है ना। तो एंट्रीज क्या बन जाएगी, नेट एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबकी एंट्री वही होगी, सैलरी की भी, इंटरेस्ट की भी, कमीशन की भी, डेबिट साइड की सारी एंट्री वही होगी। अब क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होगी, फॉर चार्जिंग, जब हम चार्ज करेंगे, अलाउ या चार्ज करेंगे तो पार्टनर के नाम से होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट। और जब हम ट्रांसफर करेंगे इसको एप्रोप्रिएशन में तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ड्राइंग टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रांसफर की एंट्री में एप्रोप्रिएशन होता है, अलाउ और चार्ज की एंट्री में कैपिटल का नाम आता है। देखो अब ये सारी बातें जो हैं ये मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें अलग हैं जो मैंने वो 3 घंटे का लाइव रिवीजन है ना, मैंने उसके अंदर कराया है। क्या कराया है क्लास, ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है, डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो ये बातें है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आएगा अगर फिक्स मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में, तो फिक्स मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट में वो जो है सॉरी कैपिटल में नहीं आएगा, वो करंट अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड, और एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो ये जो बातें हैं यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ये बातें मैंने करा रखी है उस लाइव रिवीजन में। सो बोथ आर नेसेसरी, एनसीईआरटी टच ये हो गया, ओवरऑल होलसम रिवीजन जो है वो हो गया, जिसकी वजह से 12th में आपके अच्छे नंबर आए, राइट। पार्टनर्स की सैलरी, तो देखो वही चीज़ है, सैलरी अलाउ करते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर करने की एंट्री एप्रोप्रिएशन टू सैलरीज अकाउंट, कमीशन को हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं तो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर क्लास लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, इन केस ऑफ फर्म सफर अ लॉस, अगर लॉस हो गया तो कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां चार्ज लिखा है वो पूरा का पूरा देना है। आईओसी सैलरी कमीशन क्वेश्चन कहता है देने को तो तुम बिल्कुल दो, लेकिन वो प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए, नहीं तो फिर हम बाकी चीज को किस रेशियो में बांटते हैं बताओ जरा, एक्सपेंस रेशियो। वो 3 घंटे की लाइव क्लास में डिटेल में एक्सपेंस रेशियो समझा रखा है, कैसे तीनों पार्टनर को जो जो मिलता है उनका रेशियो बना लो और प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट दो। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल जो भी मिल रहा है तीनों को उसको ऐड कर दो और बांट दो पार्टनर्स में, ठीक है। अगर खाली कैपिटल है तो वही एक्सपेंस रेशियो आपका कैपिटल रेशियो भी बन जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्राइंग। तो इसमें नो डाउट कि अगर हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है 6.5/12, मिडिल में 6/12 और एंड में 5.5/12, तो ये तो पता है क्लास। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। बायो मंथली का मतलब क्या होता है, आपको मॉक्स में क्वेश्चन मिलेगा, पहले PYQ में भी आ चुका है कि 2 महीने में एक बार, तो साल में वो कितनी बार निकालेगा, 6 बार साल में वो पैसे निकालेगा, 2 महीने में एक बार, बाय मंथली। और जब तक 31 मार्च एंड में ना लिखा हो तब तक क्लास आप इंटरेस्ट उस पीरियड का ही निकालते हो। 31 मार्च बोलेगा 31 मार्च तक का निकालो तो आप फिर पूरे एंड तक का निकालोगे।
और क्वार्टरली अगर पैसे निकालता है तो क्वार्टरली अलग अलग इंटरवल में पैसे निकालता है तो उसको बोलते हैं टाइम फैक्टर अलग अलग इंटरवल में। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखना ये रेट मतलब वही रेट अपॉन 100 ही होता है क्योंकि वो परसेंटेज में लिखा रहता है। इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? प्रोडक्ट मेथड। जब अलग अलग अमाउंट निकालेगा अलग अलग इंटरवल पे तब ये मेथड जो है वो लागू होता है एज पर एनसीईआरटी। क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली का बिगिनिंग का 7.5, एंड का 6 और सॉरी एंड का 4.5, मिडिल का 6, हाफ ईयरली में 9, 6 और 3, और 6 महीने में निकाल के छोड़ देता है पैसा। तो बिगिनिंग में 3.5, मिडिल में 3, एंड का 2.5। लेकिन ये सिर्फ 6 महीने तक का इंटरेस्ट है। अगर वो साल के एंड तक निकालेगा तो फिर टाइम फैक्टर से आपको निकालना पड़ेगा। मैंने वहां पे अच्छे से वो चीज समझा रखा है, राइट। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट, ऑल दीज एक्ट ओमिशन। देखो कोई भी एरर कोई भी ओमिशन होता है तो पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह मैंने 3 घंटे वाले वीडियो में समझा रखा है। यहाँ सिर्फ थ्योरी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से उठा के, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी थ्योरी में। ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी के मिलेंगे पेपर में, राइट। All these act, omission and commission need to be adjustments for correction of their impact instead of altering old account। तो आप पुराने अकाउंट्स को अल्टर नहीं करते, आप ठीक करते हो दो तरीके से। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स के थ्रू ठीक कर सकते हो, या फिर हम जो करते हैं एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम के थ्रू वहां से कर सकते हो। तो दो चीज के थ्रू कर सकते हो, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू और डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। और प्लीज थोड़े थोड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी बना लेना, क्योंकि 2 आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है। मेरा दिल कहता है कि आपको पेपर में 2 केस स्टडीज जो है वो पूछा जाएगा। तो बी केयरफुल, आपका जो पेपर होगा उसमें 2 केस स्टडी उम्मीद है कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है एडमिशन का। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो कोई भी चेंज अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में होता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दिस रिजल्ट इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच बन जाएगा। हाउएवर द फर्म कंटिन्यू होता रहेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस हो गया। तो इन सभी केसेस में फर्म चलता रहेगा, पुराना बिजनेस बंद होकर नया बिजनेस बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड, पुरानी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी पार्टनर्स की, नई रिलेशनशिप बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है क्लास? एडमिशन से होता है, और न्यू पार्टनर एडमिट तभी होगा जब सारे पार्टनर्स यूनानिमसली अग्री होंगे। यूनानिमस मतलब एक साथ सभी लोग अग्री करते हैं, सब एक साथ सहमति उठाएंगे, तब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब हाँ बोलेंगे, तभी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो पाएगा। चेंज इन पीएसआर के केस में भी, रिटायरमेंट के केस में भी, डेथ के केस में भी बताइए आपको कौन सारे केसेस के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा ना, 2 मेन राइट्स लेके आएगा। यहां से पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो 5 राइट दे देगा, बोलेगा बताओ वो 2 मेन राइट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात, वो बिजनेस के एसेट्स को शेयर करेगा, और दूसरा वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेगा। फॉर राइट टू अक्वायर शेयर इन एसेट्स ऑफ द एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द पार्टनर ब्रिंग अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इधर इन कैश और काइंड। तो भैया इन दोनों चीज के लिए वो पैसे लेके आता है, कैश या काइंड किसी में भी हो। एसेट्स लाता है तो एसेट टू कैपिटल, कैश लाता है तो कैश टू कैपिटल। अभी सारी की सारी एंट्रीज मैंने तुम्हें वो 3 घंटे वाले रिवीजन में कराया है, थ्योरी यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप उनको उस वीडियो को इसलिए बोलो जरूर देख के जाना। Moreover, in case of established firm under may be earn more profit more than the normal rate of return on its capital, the new partner is required to contribute some additional amount is called premium for goodwill। तो कंपनी जब more amount, देखो यही लाइन आ सकती है, ध्यान रखना। इन केस एन स्टैब्लिश फर्म विच मे अर्निंग मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी सुपर प्रॉफिट कंपनी कमाती है ना, तो नए पार्टनर से एक एडिशनल अमाउंट लेके मंगाती है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये लाइन जो है वो आप ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइस में रेशियो में बढ़ जाता है। और वो पैसे क्यों लाता है? प्राइमरीली टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग फॉर द लॉस ऑफ देयर शेयर इन सुपर प्रॉफिट। तो वो जो कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है वो 2 को मिलता पहले, अब वो 3 को मिलेगा, इसीलिए पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसीलिए वो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है। तो ये आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बेटा, सेम क्वेश्चन मेरे मॉक के अंदर ही मिलेगा आपको। If nothing is specified as to how does the new partner acquire his share of profit from old partner, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से प्रॉफिट को किस रेशियो में लेगा, अगर आपको नहीं पता है तो वो उनकी ही ओल्ड रेशियो में लेगा, उनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा। लाइक ए बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हो गया 1/4 के लिए। अब सी ऑब्वियसली इन दोनों से लेगा, किस रेशियो में लेगा? इसी रेशियो में लेगा, तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बाद में ये रेशियो बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सी जो है ए और बी से किस रेशियो में लेगा? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है उसमें लेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अदरवाइज नया पार्टनर जो है वो
जिस रेशियो में पुराने पार्टनर से अपना शेयर लेता है उसको ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर अग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर फॉर अपकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एज स्टेटेड अर्लियर, न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द लॉस in the super profit of the firm which he bring an additional amount for premium for goodwill। तो पुराने पार्टनर क्योंकि सुपर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसीलिए वो गुडविल लेके आता है। दिस अमाउंट इज शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द रेशियो इन विच दे फॉरगो देयर शेयर्स, यानी शेयर करेंगे किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर विच इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब ये गुडविल की बात करें, अब देखो सारी की सारी एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का तरीका, ये सब मैंने 3 घंटे वाले लाइव क्लास में करा रखा है। मस्ट डू दैट। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हो गया, ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन कवर हो गई। तो यहाँ से दोनों कॉम्बिनेशन में सारा का सारा आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप मॉक्स बनाओगे तो मॉक्स में आप प्रैक्टिकली इस उस फियर को, उस टेंशन को ना खत्म कर लोगे। तो प्लीज़ यार मॉक्स जरूर बनाना, फ़ायदे हैं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। एक ही मेन मोटो है आपको मॉक देने का कि आप मॉक्स दे के जब घर पे आओ, जब पेपर दे के, तो आप बोलो सर सारा पेपर मॉक्स आया, वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और जब तक आप थोड़ा सा क्लास एक सीरियसनेस नहीं दिखाओगे मॉक्स को बनाने में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक्स है वही बनाओ। कई बच्चे पुराने पुराने मॉक लेके बैठे हैं, पुरानी पीडीएफ गलत गलत क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं जिनके आंसर्स गलत है। भैया लेटेस्ट मॉक बनाओ जो ऐप पे है, क्योंकि अगर कुछ में गलती कुछ पाई जाती है ना तो हम उसको चेंज करते हैं, तो ऐप पे अपडेट होता है, वो कोई पुरानी पीडीएफ पे जाके अपडेट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज वैल्यूड रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, और इन रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा है ना, वो आपको अर्न करके देता है। तो गुडविल वो वैल्यू है, रेपुटेशन है जो फर्म एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में कमाने के लिए। गुडविल के थ्रू ही तो फर्म कमाती है पैसा। In simple word, goodwill can be defined as the present value of firm anticipated excess earning or the capitalized value attached to the differential profit capacity of business. Thus, goodwill existed only when the firm earns super profit. ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल तभी जनरेट होता है जब फर्म सुपर प्रॉफिट कमाती है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा फर्म कमाती है। एनी फर्म दैट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इंक्रिंग लॉसेस हैज नो गुडविल। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, मिनिमम रिटर्न कमा रही है, या फिर लॉसेस हो रहा है, तो उसकी कोई भी गुडविल नहीं होगी। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान रखना। कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को? नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, ध्यान रखना लोकेशन ऑफ फर्म है, लोकेशन ऑफ कस्टमर नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केट सिचुएशन, कुछ स्पेशल एडवांटेज। द फर्म एंजॉय स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, लो रेट है ना, अश्योर्ड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ मटेरियल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कोलैबोरेशंस अच्छे हैं, पेटेंट ट्रेडमार्क्स उनका अच्छा है। तो ये सब कंपनी अच्छी गुडविल बना लेती है। गुडविल की जरूरत नॉर्मली कब पड़ती है? जब आप बिजनेस को बेचते हो, सेल ऑफ अ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो तो आपको गुडविल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन सारे केसेस में भी आपको गुडविल की जरूरत पड़ सकती है। लाइक चेंज इन पीएसआर हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, अमालगमेशन ऑफ फर्म, इन सारे केसेस में भी आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है। अमालगमेशन मतलब 2 या 2 फर्म को आपस में जोड़ देना। गुडविल की वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। बेटा इसके ना स्टेप्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कशन मैंने उस 3 घंटे वाली वीडियो में किया है। सारी की सारी डीपली थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी से डायरेक्ट वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपको पता है, गुडविल जो है फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड अग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज, द एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन, आपको फॉर्मूला ही पूछ सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो वही लिखा हुआ रेट अपॉन 100। फर्म कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है क्लास? अब यहाँ पे मैंने एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच मैंने करा रखा है वहाँ पे, तो वो जरूर करना। फर्म कैपिटल इंक्लूड्स पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व सरप्लस बट एक्सक्लूड द फिक्टिशियस एसेट और गुडविल। ध्यान रखना कैपिटल के अंदर ना फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल को हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल को हम लोग कंसिडर नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको मैंने वहां पे ना स्टेप्स नहीं बताए, पूरा फॉर्मूला समझा दिया है, सारी चीजें मैंने करा दिया है, लेकिन तुमको ना स्टेप्स जो है मैंने वो नहीं बताए। लेकिन यहाँ पे ना आपको स्टेप्स दे रखे हैं। तो स्टेप्स क्या है? कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला है कि भाई एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर जाके नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और फिर जाके गुडविल होगी। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है
यही चीज खास बनाती है। अब अगर आप 12th के बच्चे को देखोगे ना, वो इसको पढ़ के नहीं जाएगा और यही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा 100%। ध्यान रखना, ये जो स्टेप्स है ना सुपर प्रॉफिट मेथड के, ये पूछा जाएगा, यहां फंसोगे आप, पहले क्या आना है। और ये कंफ्यूजिंग भी है, टाइम टेकिंग भी है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, और फिर जाके आपका निकल कर आएगा गुडविल मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ नहीं है क्लास। कैपिटलाइजेशन मेथड में आ जाओ। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दिस इन द फॉलोइंग स्टेप। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या है, असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल, और ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट से पार्टनर्स की जो रेमुनरेशन है वो घटाते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो। बाकी अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड वाला, एडजस्टमेंट वाला, वो सब 3 घंटे वाली वीडियो में है, वो करना, और प्लस तभी कह रहा हूं दोनों जरूरी है। कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, असर्टेन द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। वो कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फिर असर्टेन द एक्चुअल फर्म प्रॉफिट नेट असेट बाय डिडक्टिंग द आउटसाइड लायबिलिटीज। ये तो पता है आपको कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो है फर्म की कैपिटल यानी नेट असेट को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें आप असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी घटाते हो, लेकिन आप एक्सक्लूडिंग गुडविल और फिक्टिशियस असेट वो लेना है। फिर फर्म की कैपिटल निकलेगी, टोटल असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी घटाओगे, और आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड होता है, चाहे आउटसाइड लायबिलिटी में कुछ भी हो। और कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल सबसे लास्ट में आता है, सेकंड थर्ड को माइनस करके। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया जरा मुझे बताओ, एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, फिर आपको नेट असेट निकालना है, फिर आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो फॉर्मूले में वही करते हैं ना, पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये गुडविल नहीं है, ये कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है। और उसके बाद नेट असेट निकालेंगे, फिर असेट्स में से लायबिलिटी घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। आई क्लास बात समझ? तो ये स्टेप्स ध्यान रखना। अच्छा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट्स में क्या क्या स्टेप्स हैं, तो यही जो स्टेप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज के लिए मैं एनसीईआरटी उठा के दे रहा हूँ। अब ये किसी बुक से बनाओगे तो मे भी अलग हो, तो इसीलिए एनसीईआरटी से कर लो। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट, ये सेम लाइन उठ के आएगी ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये लाइन तो सुनी सुनाई, देखी आई है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यही फॉर्मूला है। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज इक्वल टू टोटल असेट्स। ये आपको कैपिटल निकालना है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। पता है टोटल असेट में एक्सक्लूडिंग गुडविल और एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स होता है, आपको जनरली माइनस करना है, ठीक है। नॉन रेट इन्वेस्टमेंट का भी मैंने बता रखा है आपको, बट एनसीईआरटी नहीं कहता, तो आप दो चीजें मान के चलो। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है पास्ट ईयर का। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नॉर्मल प्रॉफिट पहले है और एवरेज प्रॉफिट बाद में, ध्यान रखना। फिर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तब आएगा जाके गुडविल। तो ये स्टेप प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल है, दैट विल क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड, गुडविल इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल वर्क बाय दिस मेथड विल बी एक्जैक्टली सेम एज कैलकुलेट बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ। अगर डेटा सेम है, सारी चीजें सेम है, नेट एसेट अगर सेम है, अगर नेट एसेट सेम है ना, तो आपके दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी है। नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा पार्टली और फुल्ली, तो ध्यान रखना। Goodwill not existing move, when the goodwill not exist in the book, sacrificing partners are credited with their share of goodwill, new partner is debited। भैया ये देखो एंट्री से न्यू टू ओल्ड होती है, तो ओल्ड मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो न्यू टू ओल्ड पार्टनर्स होती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा और एक्जिस्टिंग बैलेंस शीट में भी कोई गुडविल नहीं है। लेकिन अगर एक्जिस्टिंग बुक्स में कोई गुडविल है तो आप उसे राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ना लाने की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड। तो ना लाने की एंट्री न्यू करंट टू ओल्ड पार्टनर्स ही होती है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। बट एक्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गुडविल है तो राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशियो में, और नहीं है तो राइट ऑफ नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। वहां पे एक एंट्री हुई, यहाँ पे 2 एंट्री हुई, तो वो प्रैक्टिकल चीज है और कुछ नहीं है। अब ये है जो क्लास तुमको अलग बनाती है, ये है जो तुमको बाकी बच्चों से आगे निकालेगी। इस वीडियो को देखने वाले बच्चे बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। पूरे YouTube पे ढूंढ लेना ऐसी चीज तुम्हें कहीं भी अगर मिल जाए तो। ये पेड का प्रीमियम कंटेंट है जो मैं लास्ट मोमेंट पे सबका भला करने के लिए YouTube पे डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लापरवाही से मत पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, और अच्छा लगे ना अपने दोस्तों को भी शेयर करना, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हर जगह। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर जगह शेयर करना, पेपर में ये फंसेगा देखना।
AS26 का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। पहले AS26 का ध्यान रखना, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। यही एसेट कहता है कि परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना। आज तक बैलेंस शीट में जो गुडविल देखी है एसेट साइड, वो परचेज गुडविल है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट AS26 इज डिफाइन द आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल एक्सिस्टेंस हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो ये सारी की सारी चीजें ही इंटेंजिबल्स हैं। और AS6 क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट? तो यहाँ पे गुडविल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, और गुडविल इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो पहला, इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज रिकॉग्नाइज। तो इंटेंजिबल एसेट कौन है? जो AS26 में लिखा है वही इंटेंजिबल एसेट है। इफ एन एसेट डज नॉट सेटिस्फाई द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इट शुड बी एक्सपेंस। तो अगर क्लास इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो उसे क्लास एक्सपेंस कर देंगे। ठीक है, मतलब उसे खर्चा तो मान लेंगे, जरूरी नहीं कि उसे इंटेंजिबल ही माने। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। तो पता है AS26 कहता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, सिर्फ परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड क्लास मैशहेड्स, ठीक है, पब्लिशिंग टाइटल अदर सिमिलर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। तो जो ब्रांड इंटरनली आपने कुछ भी जनरेट किया है ना, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग क्लास इंटेंजिबल एसेट्स नहीं मानते, तो बुक्स में नहीं दिखाएंगे। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स अदर देन गुडविल ब्रांड पब्लिशिंग टाइटल मे बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइड स्टे सेटिस्फाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देखो अगर इन चीज़ के अलावा, ठीक है, जैसे क्लास ब्रांड हो गया, मैशर्ट्स हो गया, पब्लिशिंग टाइटल हो गया, और इन चीज़ के अलावा अगर कोई चीज़ है तो अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो करेगा AS26 का, तो ही हम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इन तीनों पॉइंट में ना सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो क्लास हम उसको बुक्स में शो नहीं करेंगे। इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिटन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा। एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट एक्सटेंडिंग द एस्टिमेट लाइफ। तो लाइफ जो है उससे ज़्यादा नहीं, उसके अंदर अंदर राइट ऑफ करेंगे, और जितनी जल्दी कर देंगे उतना अच्छा है। और नॉर्मली क्लास ये 10 साल से बियॉन्ड नहीं जाता, नॉर्मली ये 10 साल से ज़्यादा नहीं जाता, उसको 10 साल के अंदर खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, AS26 implies purchase goodwill may be accounted in the books shown in the assets, ठीक है, should be write off early as possible। अब परचेज गुडविल जो है उसी के बारे में लिखा गया था, 10 साल से ज़्यादा राइट ऑफ नहीं करेंगे, 10 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ कर देंगे, सेल्फ जनरेटेड बुक्स में नहीं दिखाएंगे। तो ये दो बातें तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर डीपली बुक में लिखा हुआ, तो हमने उसको भी कर लिया। हिडन गुडविल क्या होता है? सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन टाइम ऑफ एडमिशन, दिस सिचुएशन हैज टू बी इन्फर्ड। हिडन गुडविल को मैंने याद है आपको बताया था, इन्फर्ड गुडविल कहते हैं, इन्फर्ड अरेंज फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल और प्रॉफिट। तो गुडविल प्रॉफिट और कैपिटल के अरेंजमेंट से निकलता है, जब उसको हिडन गुडविल बोलते हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी? फॉर्मिंग कैपिटल निकालते हैं, सारे पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं, उससे निकलता है। वो मैंने वहाँ पे 3 घंटे वाली वीडियो में समझा रखा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो भी है वो क्लास ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, वही लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, सम टाइम अ फर्म मे हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट इट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, दीज आर यूजुअली इन फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व P&L। द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव द शेयर इन सच प्रॉफिट। नए पार्टनर को हिस्सा उसमें नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको क्लास पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, अगेन एसेट लायबिलिटी का जो भी रीवैल्यूएशन होगा उसे पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ेगा? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, वही लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन में, ये मैंने वहां भी बता रखा है, बट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो। At the time of admission of a partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in their current value। तो एडमिशन के टाइम पे हमेशा ये देखा जाता है कि एसेट करंट वैल्यू में है कि नहीं है, और अगर वो ओवर या अंडर वैल्यूड है उसको रीवैल्यू किया जाता है, और जो भी गेन और लॉस है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। फायदा जो होगा वो क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन में, घाटा डेबिट होगा रीवैल्यूएशन को। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, उसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और गेन और लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ये सारी बातें मैंने क्लास पहले भी आपको बता रखी है। नाउ रिटायरमेंट, द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करना। द सम ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर जो है वो क्या क्या मिलता है क्लास? जो भी रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इफ एनी, उसके से गुडविल, उसके हिस्से का प्रॉफिट है ना, उसका जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस है, वो सब कुछ मिलेगा। उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ, अगर रिटायरमेंट बीच में हो गया, डेथ हो गई, तो इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, सैलरी कमीशन मिलेगा उसको, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी अप टू डेट ऑफ डेथ ही मिलेगा। जब तक डेथ हुई है, जब तक रिटायर हुआ तब तक ही मिलेगा, साल भर का नहीं दोगे। कुछ कटेंगी उसमें से, जैसे ये सारी चीज़ें कटेंगी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस,
और अगर फिक्स मेथड है तो सिर्फ करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, पता ही आपको। हिज शेयर ऑफ लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ का लॉस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इंटरनल ड्राइंग्स हो गया, सारी चीज़ें हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर उस अभी इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज़ और होगा, अगर किसी उस पार्टनर ने मरने से पहले कोई लोन दिया था तो भैया उसको मिलेगा, ये प्लस होगा, और लोन लिया था तो यहाँ से माइनस होगा। अभी लिखा नहीं बट इम्प्लाइड, अगर किसी ऑप्शन में आ गया तो वो सही बोलेंगे हम, क्योंकि वो सही है प्रैक्टिकली, वी कैन प्रूव, हम बाद में से प्रूव कर सकते हैं। Consider the following situation. Normally, the continuing partner acquire the share of retiring or deceased partner in old profit sharing ratio. If there is no need to compute the new profit sharing ratio among them. तो देखो, अगर सिंपल लिखा है कि ABC 3 पार्टनर, B की डेथ होगी, तो A और C की जो रेशियो है वही रेशियो न्यू रेशियो है और वही रेशियो गेनिंग रेशियो है, ध्यान रखना। द कंटिन्यूइंग पार्टनर मे एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर और डिसीज पार्टनर इन प्रपोर्शन अदर देन द ओल्ड रेशियो, और क्लास उस सिचुएशन में आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। तो इस केस में तो नई रेशियो नहीं निकालना, बिकॉज बी जा रहा है छोड़ के, तो बी अपना हिस्सा इनको दे के जा रहा है इन्हीं के ओल्ड रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, वही आपका न्यू रेशियो। लेकिन बी अगर जा रहा है और बी अपना हिस्सा दोनों को 3:1 में देके जा रहा है तो ये जो 3:1 है इसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं, और फिर आपको नई रेशियो निकालना पड़ेगा, बस यही बातें लिखी है, ठीक है। गेनिंग रेशियो, the ratio in which continuing partner have acquired the share of the retiring और डिसीज पार्टनर, उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन दैट केस गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर सेम एज। तो अगर ABC 3 पार्टनर बी छोड़ के जा रहा है और बी अपना हिस्सा इन दोनों को उसी की रेशियो में देके जा रहा है, तो वही आपका न्यू रेशियो है और वही आपका गेनिंग रेशियो है। लेकिन बी किसी और रेशियो में देके जाएगा तो गेनिंग रेशियो वही होगा, लेकिन न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग रेशियो निकल आएगा ये रहा। और गेनिंग शेयर कैसे, न्यू शेयर प्लस ओल्ड शेयर, और न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, जो ओल्ड शेयर था उसमें जो गेन किया ऐड करोगे तो आपका न्यू रेशियो आएगा। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने 3 घंटे वाली वीडियो में कराया है, यहाँ पे सारी थ्योरी कवर करा दी। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, क्रेडिट इज गिवन टू, तो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इसी एंट्री को ना आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हो या फिर रिमेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हो। तो वो एंट्री जो पास करनी है वो गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर है, वो आप कह सकते हो गेनिंग टू रिटायरिंग पर। जो गेन कर रहा है वो डेबिट और जो रिटायर कर रहा है क्लास वो क्रेडिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी क्रेडिट, बिकॉज रिटायर वाला सैक्रिफाइस ही करता है। किसी पार्टनर का अगर माइनस में आ गया तो फिर वो नीचे आ जाएगा ना, फिर वो गेनिंग थोड़ी है, तो उसमें भी वो नीचे आएगा। It also happened to the result of decision, ये यही लाइन लिखी हुई है, it may also happen that as a result of decision on the new partner sharing profit ratio among the remaining partner, a continuing partner may also sacrifice a part of, अब इसका क्वेश्चन मैंने करा रखा है 3 घंटे वाली वीडियो में, तो न्यूमेरिकल आएगा वहां से कवर हो जाएगा, थ्योरी यहाँ से कवर हो जाएगा। इन सच सिचुएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल्सो क्रेडिटेड, देखो मैंने बोला था ना, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है रिटायर या डिसीज, उसका जो सेक्रीफाइस शेयर है उसमें आप उसको क्रेडिट करोगे, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। देखो यहाँ पे मैंने जो बात बोला था वही बात NCERT की लैंग्वेज में ये लिखी है। तो आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना, मैंने जो दिया है बस वही पढ़ना है। अगर मिडिल ऑफ द ईयर जाता है तो जितने उसकी डेथ हुई है जब तक वो रिटायर हुआ है आपको तभी तक का आपको क्लास उसको प्रॉफिट, उसके हिस्से का इंटरेस्ट कैपिटल तभी तक का देना है। देखो लिखा हुआ है नॉर्मली रिटायरमेंट जो है वो साल के एंड में होता है, बट देयर कैन बी केस वेयर अ पार्टनर डिसाइड टू रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर। देखो रिटायरमेंट में हम पार्टनर को रोक देते हैं, भाई तो अभी मत रिटायर हो, तो साल के एंड में सारा कुछ लेके रिटायर हो जाना। जैसे अगर मैं अपना कमरा खाली करूंगा जहां मैं रहता हूं तो मेरा मकान मालिक कहेगा भैया महीना खत्म हो जाए तब खाली कर लेना। नौकरी छोड़ूंगा तो मालिक बोलेगा भैया सैलरी पूरी आएगी, महीना खत्म हो जाए तब छोड़ देना। लेकिन मरने में तो नहीं कह सकते भाई तू अभी मत मर, अभी तो जिंदा रहे, जब साल का एंड होगा तब मर जाना ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं, तो रिटायरमेंट में भी एक केस ऐसा आता है जहां पे वो पार्टनर बीच में भी छोड़ के जा सकता है पब्लिक नोटिस देके, तभी उसकी लायबिलिटी खत्म होगी, ध्यान रखना। इन सच केस द क्लेम शैल इंक्लूड प्रॉफिट और लॉस, तो उसको इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह जो भी कुछ मिलेगा वो लास्ट बैलेंस शीट से डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डेथ तक का मिलेगा। ध्यान रखना, मतलब जब से नया साल चालू हुआ है तब से लेके जब तक वो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है 6 महीने में 4 महीने तभी तक का देंगे। जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, ध्यान रखना, द आउटगोइंग पार्टनर सेटल एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड इन लमसम इमीडिएटली और वेरियस इंस्टॉलमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट एज अग्री। विदाउट इंटरेस्ट दे सकते हैं, विद इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, उसको तुरंत भी कैश दे सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो सेक्शन 37, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है याद रखना, सेक्शन 37 कहता है पार्टनरशिप 1932 का कि आउटगोइंग पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्लास आप उसको इंटरेस्ट देना चाहते हो तो 6% का इंटरेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना।
till the date of payment such profit which has been earned with his her money in the capital ratio। अब ये मैं डेथ में क्लास आपको ये वाला पॉइंट आगे चल के बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। when the रिटायरिंग पार्टनर इज, उसको पूरा पैसे दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश, अगर उसको होलसम पैसे लोन में डालोगे तो रिटायरिंग पार्टनर टू लोन अकाउंट, अगर दोनों देते हो कुछ कैश कुछ लोन तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश टू लोन अकाउंट। अब आते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसकी डेथ होती है, ध्यान रखना उसको इंटरवेनिंग पीरियड का ही आपको प्रॉफिट देना है जब तक उसने काम किया है। 6 महीने काम किया है 6 महीने दोगे, 10 महीने काम किया 10 महीने, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो बिल्कुल उल्टा कर देना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। लेकिन ये एंट्री तभी होती है जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो फिर आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आप जो एंट्री पास करोगे, गेनिंग टू P&L सस्पेंस अकाउंट पहली एंट्री पास होगी, और दूसरी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप ध्यान रखना। ये देखो इसमें लिखा हुआ है लेटर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये दो एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर गेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और दोनों को मर्ज करोगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करोगे। यानी कि ये एंट्री तब जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ये एंट्री तब जब न्यू रेशियो गिवन है। तो ये पॉइंट्स आप प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। अगर बुरे से बुरा टफ, मैं आपको आज ऐसा करा रहा हूं, एग्जामिनर का लेवल कितना ही टफ हो जाए ना वो इससे बाहर नहीं जाएगा। डिसोल्यूशन सारी एंट्री वगैरह मैंने 3 घंटे वाली वीडियो में करा रखा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितनी भी एनसीईआरटी की थ्योरी है वो सारा यहाँ है। देखो एज ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एज स्टेटेड अर्लियर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इन द पार्टनर्स बट फर्म कंटिन्यू इन द बिजनेस, फर्म चलता रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे टेक प्लेस एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, कोई वेंचर कंप्लीट हो गया, फिर आपका पार्टनरशिप का पीरियड एक्सपायर हो गया, ठीक है, फिर आप नया पार्टनरशिप बना लोगे साथ में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन से भी, कोर्ट के विदाउट इंटरवेंशन से भी। ये लो मैंने लिख दिया 100%। जब मैं 100% लिखता हूँ ना तो बेटा वो आता है, ठीक है। और ये चीज़ तुम पेपर में दिखेगा तो तुम्हें मेरी ये 100% वाली बात ना याद आएगी कि सुनील सर ने 100% कहा था और भाई देखो आया। ये एग्जामिनेशन हॉल में बाहर निकल के दोस्तों से आप डिस्कस करोगे, मैं भविष्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ब्रिंग इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म बंद हुआ तो मतलब पार्टनरशिप भी बंद हो गया, जबकि पार्टनरशिप बंद हुआ तो जरूरी नहीं कि फर्म बंद होगा। तो डिसोल्यूशन किन किन केसेस में हो सकता है, बाय अग्रीमेंट, सारे पार्टनर की कंसेंट से, या फिर क्लास कॉन्ट्रैक्ट बना पार्टनर्स में कि हम बंद कर देंगे तो हो सकता है। यानी कि ये आपस में दे डिसाइडेड जहां आ जाएगा ना, समझ जाना वो डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट है। अगला कंपल्सरी, जहां बंद करना ही करना है आपको, ऐसा कांड हो गया कि बंद करना है, जैसे सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के, बिजनेस जो है वो इलीगल हो गया, या कि या व्हेन सम इवेंट टेकन प्लेस व्हिच मेक्स अनलॉफुल, है ना, अनलॉफुल हो गया पार्टनर्स का कि भाई कैरी करने के लिए, लाइक अभी तक तो ठीक था लेकिन बाद में जो है वो करना पॉसिबल नहीं हुआ। व्हेन अ पार्टनर हु इज सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम्स एन एलियन एनिमी बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब जैसे अभी तक कोई पाकिस्तान इंडिया के वॉर की बात करें, अभी तक कोई पाकिस्तानी इंडिया में अगर कोई चीज़ बेच रहा था, हथियार बेच रहा था या कोई भी चीज़ बेच रहा था, वो अलाउड था, तो वो बिजनेस करना अलाउड था, लेकिन वॉर छिड़ गया तो वो सरकार ने उसको इलीगल घोषित कर दिया। तो इस केस में भी आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि भैया वॉर घोषित हो गया और अब जो चीज़ पहले लीगल थी अब वो चीज़ इलीगल है, राइट। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो ये अंदर के पॉइंट ध्यान रखना, लाइक क्लास टर्म पूरा हो गया, है ना, वेंचर पूरा हो गया, किसी की डेथ होगी, या एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने किसी पार्टनर को जो है मतलब डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंसॉल्वेंट है किसी एक पार्टनर को, तो भी उस केस में भी एक पार्टनर, ये एडजुडिकेशन ध्यान रखना, जहाँ पे कोई ऑर्डर पास हो गया, पहले नहीं था लेकिन कोई जजमेंट पास हो गया, वहाँ से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी एक सर्टन कंटिजेंसी के अंदर आता है। नोटिस का मतलब क्या है क्लास, जहाँ पे वो लोग बिजनेस को बंद करेंगे ऐसा कह के एक रिटर्न नोटिस देते हैं, सब लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, बंद करना है भाई, नोटिस देके बंद कर देते हैं। डिसीजन बाई कोर्ट में क्या होता है, जब पार्टनर इनसेन, ये लाइन ध्यान रखना, दिमागी अवस्था से खराब हो जाए, जब कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, जब पार्टनर मिसकंडक्ट करता पकड़ा जाए, उससे बिजनेस को नुकसान होता है तो कोर्ट कह सकती है बंद करने के लिए, जब पार्टनर कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता चला जा रहा है, जब अपना सारा इंटरेस्ट कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, जब बिजनेस लॉस के बिना चलाया ही नहीं जा सकता, ये एक ऐसा बिजनेस है जो चलेगा तो लॉस में ही चलेगा, या फिर कोई भी और ग्राउंड जिसपे कोर्ट को लगता है कि उसे बंद कर सकती है तो कोर्ट उसे बंद कर सकती है। डिफरेंस की बात करें, बिजनेस बंद नहीं होता डिसीजन ऑफ पार्टनरशिप में, डिसीजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पे एसेट लायबिलिटीज का सेटलमेंट जो है नहीं होता, रीवैल्यू होता है, यहाँ पे लायबिलिटी की पे होती है, असेट्स बेचा जाता है। अब ये भी आप ध्यान रखना कि सबसे पहले, अब यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये कहीं एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा नहीं है,
लेकिन फिर भी ये चीज़ पेपर में आया था आपकी कॉमन सेंस को जानने के लिए। मेरे मॉक्स में भी, इसीलिए बोलो मॉक्स जरूर बना के जाना। कुछ क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में ना कहीं है, कुछ क्वेश्चन फिर भी आए हैं तो मैंने वो भी मॉक्स में बताया, वहाँ पे आपका एक डेवलप किया है पॉइंट ऑफ व्यू के आंसर्स कैसे बनाने, क्वेश्चन कैसे देखने। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करनी होती है आपको सबसे पहले, उसके बाद जाके क्रेडिटर्स की पेमेंट, थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी होती है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले लोग बोलते हैं एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। भैया नहीं, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट होगी, फिर एसेट को बेचा जाएगा, फिर लायबिलिटी की पेमेंट होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। और फिर लायबिलिटी पेमेंट कैसे होती है उसके लिए सेक्शन बताता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जब तक आप रियलाइजेशन नहीं करोगे तो एसेट भी तो नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले ठेका देना है रियलाइजेशन का, फिर एसेट बिकेगा, फिर लायबिलिटी की पेमेंट होगी। ये बात आप ध्यान रखना। ये रहा सेक्शन क्लास 48। तो ध्यान रखना, क्लास सेक्शन 37 पढ़ लिया 6% वाला, सेक्शन 48 पढ़ लिया आपने। वो क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, इनकर डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे, फिर आउट ऑफ कैपिटल देंगे, और लास्टली उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को बांटेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एसेट, ये लाइन आपको पूछा जाता है पेपर में। सेक्शन 48 कहता है कि अगर आप एसेट्स को बेचोगे तो पैसे किस किस को दोगे। तो एसेट ऑफ द फर्म including any sum contributed partners to make deficiency up to capital shall be applied in the following manner and order। ये ऑर्डर ध्यान रखना, मेंटेन करना। पहले डेट पेमेंट करोगे थर्ड पार्टी का, फिर ईच पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली पे करोगे जो उन्होंने लोन दिया उसके लिए। यही लाइन पूछी जाएगी एनसीईआरटी में, तुम्हारी बुक का लाइन नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल। ये अब इसे ना, ये पार्टनर को जो लोन है, एडवांसेस यानी लोन, तो सबसे पहले पेमेंट किसे करोगे, थर्ड पार्टी को, ठीक है। और डिबेंचर्स में भी, डिबेंचर के अंदर भी सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर को, फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को पेमेंट करोगे। ये बातें कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये बातें आपको मेरे मॉक्स के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी, फिर पार्टनर के लोन की, फिर पार्टनर की, देखो प्रोपोर्शनेटली वर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, फिर कैपिटल का है, वो एडवांस का था यानी लोन का, ये कैपिटल का है, फिर जो रेजिड्यू बचेगा वो सारे के सारे पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। प्राइवेट डेट और फर्म डेट, वेयर बोथ ऑफ डेट ऑफ द फर्म प्राइवेट डेट को एग्जिस्ट। तो सेक्शन 49 कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म, देन सरप्लस अमाउंट शैल बी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स एज पर द क्लेम व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट लायबिलिटी। मेरी बात समझना, अगर प्राइवेट एसेट्स, सॉरी ये जो क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म डेट फर्म एसेट, फर्म की एसेट को बेचेंगे तो पहले फर्म डेट की पेमेंट करेंगे, फिर उससे जो पैसा बचेगा पार्टनर्स को बांटा जाएगा और कंसर्न पार्टनर उस पैसे से फिर अपनी प्राइवेट डेट की पेमेंट कर सकता है। तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के पहले पूरा फर्म डेट पेमेंट करेंगे, फिर कुछ पैसा बचता है पार्टनर्स के हिस्से में, जिस कंसर्न पार्टनर का जितना हिस्सा है, फिर उससे वो क्या करेगा, अपनी प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा। उसी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले बेच के प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे, फिर वो पार्टनर का जो पैसा बचेगा उस पार्टनर से वो अपने बिजनेस डेट की या फर्म डेट की पेमेंट कर सकता है। तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके डेट की पेमेंट पहले होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे, फिर बिजनेस में वो लेके आएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है। ये नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के प्राइवेट से पहले फर्म की डेट की पेमेंट करें, नहीं, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचेगा, प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा, फिर जो बचेगा फिर उसमें से वो अपना हिस्सा जितना फर्म डेट बनता है वो पे करेगा, राइट। तो पार्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया पूरा डिसोल्यूशन तक, एक एक चीज एज पर द एनसीईआरटी। आई होप आप लाइक करोगे और एसपीसीसी आपके मॉक्स को जरूर बनाओगे और वो 3 घंटे वाली वीडियो भी जरूर बनाओगे।